हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द भूमिका शो। आज हम वेलकम कर रहे हैं कंटेस्टेंट हेड ऑफ बिग रियलिटी शोज लाइक इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, हसल 2.0 एक्सेट्रा। आज आपको उनकी जर्नी ही नहीं बल्कि रियलिटी शो पे जो रियल साइड होते हैं वो सब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू जानने मिलेगा। सो वेलकम सर। Thank you so much. First of all, thanks to you and Team TBS for having me here. बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। एक्साइटेड हो काफ़ी? अरे बहुत ज़्यादा। पहले जब आपको पता चला कि पॉडकास्ट करना है तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब पहले ऐसा लगा यार अच्छा मतलब ऐसा सच में हो रहा है क्या मेरे साथ तो बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि अभी तक जितने भी सारी चीज़ें की हैं वो अभी बैक स्टेज ही हम लोग का है, या पूरा सारा चीज़ें बैक स्टेज ही रही हैं। yes. तो नाउ आई कैन कम एंड टॉक अबाउट मी एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द रियलिटी शो और समथिंग। तो वो मतलब मेरे को अपने पॉइंट रखने का एक मौका मिलेगा आपके शो के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। अरे थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो आप चाइल्डहुड मेमोरी से मतलब या कुछ गुड या फिर बैड ऐसा आपके लाइफ में कुछ हुआ होगा तो आप कुछ इंसिडेंट शेयर कर सकते हो? चाइल्डहुड मेमोरी से ओके सी जब मैं 9 महीने का था, छोटा सा था, तो मैं ऐसा घुटनों घुटनों चलने लगा था। फिर एक दिन क्या होता है कि मैं ऐसे घुटनों घुटनों जा रहा था, तभी मेरी मम्मी नहाने गई थी और मैं ऐसे घुटनों घुटनों चल के और मैंने वायर पकड़ लिया, एक बिजली का तार। ठीक है, तो और उस समय ना डीसी वायर चलते हैं, डीसी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, तो वो चिपका लेता है आपको। तो उस समय क्या होता है, मेरे करंट लग गया था, तो फिर मेरे जो फिंगर्स थे ना ये ऐसे हो गए थे, मतलब ये राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे हो गए थे। तो जब भी मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो इसी के अंदर ही नाखून चला जाता था। उसके बाद तभी फिर ना बहुत, तो फिर एक बचपन में वो ऐसा फेज़ हो गया था कि बहुत मैं डिप्रेशन फेज़ में चला गया था, बिकॉज आई यूज टू ऐसे अपने पॉकेट में ये हाथ रखता था कि कोई देख ना ले। 1 लाख बार तो मेरे को लोग पूछ चुके थे, अरे क्या हो गया, ये हाथ कोई भी मिलाता था, अरे राइट हैंड मिलाओ ना। तो राइट हैंड जैसे ही मिलाता था तो फिर इस तरीके से सब लोग पूछने लगते थे क्या हुआ था। तो मैं 1 लाख बार अपनी स्टोरी उससे ज़्यादा बार ही बता चुका हूँ। तो ऐसा लगता था यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्यों ऐसा मेरे साथ। और लेकिन मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखता था, ये चीज़ ना मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। तो आई लव माई फैमिली सो मच, आई लव माई फादर मदर, मेरे 2 बड़े भाई हैं, भाभी हैं, मतलब आई लव एवरीवन। तो था कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे चक्कर में। तभी फिर जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। तो फिर अभी मेरा हाथ जो है वो इस तरीके से ऐसा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो उसमें मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो शायद आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका। उनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। ठीक है, तो वो जब मैंने उनको देखा तो उसी दिन से ना माइंड फ्लिप हो गया पूरा। तो मतलब मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी डिप्रेशन है या कुछ भी है ना, तो उसका इधर अगर वो आपका पैदा होता है ना, तो उसका इलाज भी वहीं पे ही है, दिमाग में ही उसका इलाज है। उस दिन से पूरी दुनिया चेंज हो गई मेरी। मैंने कहा यार ये इतना सब कुछ होते हुए भी ही इज गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आपके पास तो इतना सब कुछ है यार। उसके बाद तो आई वाज वेरी स्किनी, वेरी लीन। आई स्टार्टेड डूइंग जिम एंड ऑल। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था, अरे यार तुम करंट लग गया है, बच्चों का खून जल जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है, ये होता है वो होता है। उस समय वास्तव में मैं 4 फुट 7 इंच हाइट थी उस टाइम में मेरी। फिर मैंने बहुत वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने मेहनत करी बहुत, फिर अच्छा फिजिक भी बना अपना। उसके बाद तो बहुत ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल सारी चीज़ें हो गई। आई यूज़ टू लिफ्ट हैवी वेट्स ऑल्सो, मैं पावर लिफ्टर था जिम में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई जिन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया अंदर से। और अब ऐसा है कि अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई। तब से मैंने एक और भी चीज़ सोची थी कि यार ऐसे लोगों के लिए ना कुछ करना चाहिए, जो लोग थोड़े से मतलब अनफॉर्चुनेट होते हैं, इनका हाथ नहीं है। तो एट दैट डे आई डिसाइडेड टू डोनेट माई ऑल ऑर्गन्स। तो उसके बाद इन 2020 फाइनली आई डोनेटेड माई ऑल ऑर्गन्स टू मोहन फाउंडेशन। तो हालांकि मैंने इसमें बहुत सारा ना प्ले भी लिखा हुआ है, तो मैं जाता था, मैं प्ले वगैरह लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने वो IIT रूट की, मैंने वैसे बीटेक किया हुआ है, मैं सिविल इंजीनियर टेक्निकली। तो फिर मैंने बहुत सारे कॉलेज में कर, हम लोग कई जगह जीते भी। तब से मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं आई हैव टू डोनेट माई ऑल ऑर्गन्स, एंड फाइनली आई डोनेटेड टू मोहन फाउंडेशन। और उसमें भी मतलब वो लोग बोलते हैं कि अपने पहले पेरेंट्स से आपको बात करना है, ऐसा नहीं। तो बड़ा डरते डरते पेरेंट्स को बताया,
लेकिन आई गॉट सो प्राउड जब उन्होंने ऐसा बोला कि अरे मतलब दे वर सो प्राउड कि ऐसा मेरे डिसीजन पे, तो मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा। या तो ये स्टोरी है थोड़ा बचपन का। और नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव। कितने साल लगे आपको मतलब वो डिप्रेशन से निकलते हुए? टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई विल नॉट से आई एम ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन, बिकॉज वो अथाह सागर है, आप कितना भी करो, बट मैं उसी रास्ते में हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ना मेरी लाइफ में जल्दी जल्दी आई और कुछ ऐसा लगा नहीं। तो 2-4 साल की बात होगी, मतलब फिफ्थ ईयर में तो मेरा ऐसा हाथ का ऑपरेशन वगैरह सब हो गया था। बट हाँ, 2-4 साल लगे मेरे को उस सिचुएशन में, बहुत उस समय बहुत वर्स्ट सिचुएशन था उस समय। Okay. Now, what's your family background like? सो फैमिली बैकग्राउंड एज इन मेरे फादर हैं, मदर हैं, मेरे 2 ब्रदर हैं, एक मुझसे 10 साल बड़े, एक मुझसे 12 साल बड़े। Okay. बधाई हो पिक्चर देखी है आपने? Yeah. तो थोड़ा वही हिसाब है हमारा। तो मेरे फादर अभी नाउ ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम LIC, ही वाज द डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC। मेरे भाई एक टीचर हैं, एक दूसरे भाई LIC में ही काम करते हैं। Okay. तो एंड आई लव माई फैमिली सो मच। मतलब मेरे मोबाइल में भी जब से मैंने ख़रीदा है तब से उनकी ही मेरे मतलब वॉलपेपर पे उन्हीं का पिक्चर रहता है। Okay. तो एंड दे सपोर्टेड मी अलॉट। मतलब आप ये समझ लीजिए, कोई मतलब मैं खुद भी, मेरे पापा ने जब मैं मुंबई आने के लिए बोला था, तो आई कंप्लीटेड माई सिविल इंजीनियरिंग इन 2017। 2017 में कंप्लीट करने के बाद ही मैंने उनको जाके बोला कि मतलब मैं इधर उधर की बात करके बोल रहा था कि मैं पापा ऐसा दिल्ली जाऊंगा, वहाँ से कुछ ऐसा थिएटर करके मुंबई जाऊंगा, आई वांट टू लर्न द बैक स्टेज वर्क पहले। तो पापा ने बोला डायरेक्ट मुंबई क्यों नहीं? तो मैं ऐसा लड़का था ना, पापा ने डायरेक्ट मुंबई जाने के लिए बोला, और मैं बीटेक करके आया हूँ, इतना पैसा उन्होंने खुद से लगाया है। उसके बाद वो सारे मतलब मैं एज अ पेरेंट अगर मैं भी फादर होता मैं नहीं जाने देता अपने बच्चे को इतना पैसा क्यों लगाया भाई, क्या इसका कौन करे। लेकिन वो बहुत दूरदर्शी इंसान है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, क्या पता उन्होंने क्या सोचा था। तो फिर जिस वजह से मैं यहाँ 2017 में मैं यहाँ आ गया मुंबई। तो फिर आपने कॉलेज लाइफ से कैसे कनेक्ट इंटर्नशिप किया एज अ कंटेस्टेंट हेड? एकदम से हुआ क्या था, एकदम से ऐसा कंटेस्टेंट हेड नहीं बना था मैं। तो कॉलेज लाइफ मेरी कंप्लीट हुई थी, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है MIT कॉलेज मेरठ से। तो वो 2017 में कंप्लीट किया मैंने। फिर जैसा कि मैंने बताया कि पापा से फिर मेरी बात हुई, तो पापा ने कहा डायरेक्टली चले जाओ। तो मतलब मैं ऐसा था कि कुछ मुंबई जाके पहले तो कोई जॉब करनी है, फिर बाकी ये सब काम सीखना है, क्योंकि मैं वहाँ पे भी मैं यही काम कर रहा था। कॉलेज में भी मैं वहाँ का मतलब आई वॉज इन द कल्चरल कमेटी हेड वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग मतलब उसमें से 5-6 लोग ही होते हैं पूरे ईयर में से, तो आई वॉज वन ऑफ देम। हम लोग शोज़ कराते थे, ये सब कराते थे, कंटेस्टेंट्स कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पे, उन सब लोग के लिए हम लोग कल्चरल फेस्ट कराते थे। तो वही सब चीज़ चल रही थी, तो ना मेरा उस तरफ ज़्यादा रुझान था। फिर मैं जब मुंबई आया तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, फिर से भगवान हमेशा साथ, तो विद इन 5th डे ना वाया आई गॉट इंटर्नशिप इन फ्रीमेंटल। ठीक है, वो अभी आपको समझाऊंगा क्या प्रोडक्शन हाउस है क्या है, क्योंकि मुझे पहले खुद ही नहीं पता था। और मैं अभी जो भी बात करूंगा वो एज ए लेमैन बिल्कुल ऐसे करूंगा ताकि सब आम जनता को भी समझ में आए कि चलता कैसे है सब, क्योंकि इसका कोई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ तक आया कैसे जाता है। तो इस आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं उनको बताऊंगा किस तरीके से कैसे क्या होता है। सो व्हाट इज योर रोल एज अ कंटेस्टेंट हेड? तो एज अ कंटेस्टेंट हेड मेरा रोल है कि जितने भी आप टीवी पे कंटेस्टेंट्स देखते हैं ना, तो उनको पहले तो जब फाइनलाइज हो जाते हैं ना सारे कंटेस्टेंट, तब मेरा काम स्टार्ट होता है। आई कॉल देम कि हाँ आप सेलेक्ट हो, फिर वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उन लोग को फिर हम लोग यहाँ बुलाते हैं, उन लोग का हम लोग सारे अरेंजमेंट करते हैं, लाइक उनको ठहराना, उनको कैसे आएंगे, वो कैसे उनके रिहर्सल्स करवाना, उनका शूट कंडक्ट करवाना पूरा। तो A to Z जो भी सारी चीज़ होती है, तो वो मैं और मेरी टीम, कंटेस्टेंट टीम जो हमारी होती है, वो सब मिलके करवाते हैं। तो उस टीम को मैं लीड करता हूँ ऐसा कंटेस्टेंट हेड। तो आपका फर्स्ट मतलब बिग रियलिटी शो आपको मतलब कैसे वो? तो बड़ी एक स्टोरी इंटरेस्टिंग है ये, कि जब मैं आया था ना मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे रियलिटी शो में जाना है। आई वाज क्लूलेस, कुछ पता ही नहीं था लाइफ में करना है क्या है। बस मुंबई आ गए थे बैग उठा के। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने ये आपके वाईफाई होते हैं ना राउटर, लगते हैं, इसका भी एक इंटरव्यू दे के आया था मैं। अभी भी आपका इधर आपके स्टूडियो में राउटर ही लगा रहा होता अगर मैं वहाँ वो सेलेक्ट हो गया होता उसमें। तो मैं ये वाला इंटरव्यू दे के आया जिसमें वाईफाई लगाने का। उसके बाद तभी फिर मुझे वाया एक इंटर्नशिप मिली विद इन 5th डे जब मैं मुंबई आया था।
एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा हुआ विद इन 5th डे। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे को था कुछ तो काम करना है, तो मैं गया कि अच्छा, वो बोले अच्छा इंटर्नशिप है, क्या क्या किया है आपने? मैंने कहा मैंने बीटेक किया है। बोले ओके, फिर ठीक है, आप लेट नाइट तक काम कर लेंगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, इट्स ओके। हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। मैं कि बस इतना ही? हाँ। बोला हाँ, आप आ जाने कल से, आपको स्टाइपेंड मिलेगा 4,000 रुपये। ओके। तो मैंने कहा 4,000 रुपये, चलो ठीक है। हम्म। बाकी पापा कर ही रहे थे सारा रेंट वेंट का बेचारे। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ गया, तो फिर मेरे को देखा, बोले अच्छा चलो आप ये वीडियो देखो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की वीडियो देखो। मैंने कहा बढ़िया है यार, यूट्यूब दिखा रहे हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, क्यों आया हूँ। 3 दिन हो गए, तीसरे दिन ना मैं वहाँ पर देखता हूँ कि वो जो एक सलमान करके है ना, जो रियलिटी शो DID के विनर थे, मैंने कहा वो आए हुए हैं। तो मैंने कहा सलमान आए हुए, क्या कहाँ आए हुए? तो मैंने सर्च किया फ्रीमेंटल क्या है, फिर मुझे पता चला कि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट की टैलेंट टीम में हूँ। तो टैलेंट टीम का बेसिकली काम होता है टू सर्च दैट टैलेंट। ठीक है, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। टोटल मतलब आपने कितने शोज किए अभी तक? तो शोज़ अराउंड में 18-20 शोज़ अभी तक हो गए होंगे। उसमें से आपको मतलब कौन सा सबसे बेस्ट सबसे लगा? बेस्ट शो कौन सा लगा? सी एज अ वाइब, मैं आपको पूरा भी इसके बाद ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से टैलेंट से मैं कंटेस्टेंट हैंड में कैसे शिफ्ट हुआ, वो अलग है, स्टोरी है। तो मुझे सबसे अच्छा जो शो वाइब के अकॉर्डिंगली लगा, वो था हसल 2.0, ओके। MC स्क्वायर, पैराडॉक्स। हाँ। तो ये सब लोग, सृष्टि, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा था जेन्युइनली, मतलब इतना अच्छा वाइब था उस शो में। और ये अभी वाला जो आइडल मैंने किया अभी पिछले साल वाला, जिसमें मानुषी विनर रही हैं, शुभजीत है, ये सब। तो ये 2 शो ऐसे थे ना विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो बहुत ज़्यादा अच्छे शोज़ थे, कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे थे हमारे। अभी तो नाउ दे आर बिग सेलिब्रिटीज़, MC स्क्वायर, बट दे आर वेरी ग्राउंडेड। अभी भी उनसे बात होती है, अभी भी वो मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टा पे, कभी कमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार कि मतलब अपने साथ के रहे हुए लोग हैं, अपने साथ के कंटेस्टेंट्स आज दे आर डूइंग सो मच, दे आर सो ग्रेट। सो अभी ये क्वेश्चन है कि मतलब ऑडियंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इज रियलिटी शो स्क्रिप्टेड? वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो सी, इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। स्क्रिप्ट क्या होता है एक्चुअली? अगर मैं मान लीजिए भूमिका, अगर मैं आपके इधर आया, आपका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, आप इतनी बात तो करोगे ना कि सुमित आप आओगे, आपका कैमरा लगा होगा, आप इधर बैठ के करोगे, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जो भी चाहें वो जवाब देना, ठीक है? जजेस के कमेंट्स, कुछ भी चीज़ कोई ऐसा कोई लिख के नहीं दे सकता उस चीज़ को। अब फॉर एग्जांपल एक कंटेस्टेंट है, ठीक है, उसका कोई स्टोरी है, मान लीजिए उसकी मॉम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, या उसके डैड नहीं है, या उसकी मॉम ने काम करा है, फॉर एग्जांपल। तो अभी वो कंटेस्टेंट फ्लोर पे आया, जजेस तो अनअवेयर है ना इन सब चीज़ों से, तो एटलीस्ट वो चीज़ तो हमको जजेस को पूछनी पड़ेगी ना, मतलब कि क्या आया, तो वो क्वेश्चन एक करना पड़ेगा। वही केवल लिखा जाता है, उसके अलावा कुछ भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती है। ओके। एक एपिसोड शूट होने में कितना टाइम लगता है? सो एक एपिसोड तो हम लोग क्या होता है, जो भी आप टेलीकास्ट पे देखते हो, आप लोग सब जो चैनल पे आपके आता है, उससे हम लोग 1 हफ्ता पहले वो चीज़ शूट करते हैं, मतलब 1 हफ्ते का बफर टाइम रहता है हम लोग के पास। तो हम लोग उस एक शूट को कंप्लीट करने में, वैसे 12 आवर्स का शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट बोलते हैं, तो 12 घंटे का होता है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर चला गया शूट, 2-3 घंटा ऊपर गया, तो आपका 1.5 शिफ्ट लगता है, 1.5। मतलब अगर कोई पर डे चार्ज करता है तो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहा है तो वो 1.5 लाख रुपए लेगा, मोटा मोटा, मतलब ऐसे समझने के लिए। ये जो वोटिंग्स होता है मतलब कंटेस्टेंट के, वो 100% फेयर होता है कि प्रोडक्शन का कुछ सही होता है उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को वो डाउट होता है। तो आज मैं ऑन कैमरा एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, जो वोटिंग होता है आपका, ये ऑडिट होता है, ये मतलब इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है? एंड दीज वोटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रियल। आप ऐसे वोट जो करते हो, एक एक का काउंट होता है, चैनल के पास वो सब जाता है, हर एक चीज़ का बहुत काउंट होता है, बहुत ऑडिट होता है, इसीलिए रियलिटी शो इतने सालों से चल रहे हैं, ठीक है? वरना तो अभी कुछ भी ऐसा करके हो जाता। दूसरी चीज़ एक और, जो मैं एक मैसेज और भी आपके थ्रू देना चाहूँगा, कि रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का कोई भी एक पैसा नहीं लगता है। आपसे कंटेस्टेंट जो होते हैं हमारे, जो भी आते हैं, बहुत सारे लोग, हमने कई लोग को ऐसा स्यू भी करा है, मतलब बहुत सारे लोग को हम लोगों ने लीगली उनको नोटिस भेजा है, बहुत सारी चीज़ें की है।
जो लोग कंटेस्टेंट से पैसा लेते थे, मतलब कि अच्छा हम आपको टॉप 10 में पहुंचा देंगे, हमें लाख रुपए दे दो, ये कर दो, वो कर दो, दीज आर बुलशिट। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जब आप एक कंटेस्टेंट यहाँ पे आता है, प्रोडक्शन उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है। हम लोग उनको अच्छे से होटल में रुकाते हैं, उनका खाना पीना रहना, ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी आना जाना, ये सब हम लोग करते हैं। तो ये सब बिल्कुल ही एक बेकार की चीज़ है। कोई अगर प्लीज़ आपको कोई भी ऐसा बोलता है, आपको किसी भी रियलिटी शो XYZ किसी भी रियलिटी शो में बोलता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं आपको कपिल शर्मा शो में पहुंचा दूंगा। सब कुछ नहीं, सब फ्री में। मैं भी अभी कपिल शर्मा शो में होके आया हूँ, मेरा दोस्त वहीं काम करता है। कुछ नहीं, सब फ्री होता है। तो कुछ भी इस चीज़ में कभी बहकावे में ना आए आप लोग। वन सीक्रेट दैट मतलब ऑडियंस को नहीं पता है रियलिटी शो के बारे में। यही सीक्रेट है कि लोग समझते हैं कि पैसा दे के आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। और कोई सीक्रेट नहीं है यार, वी आर रियलिटी शो इज रियल। ठीक है, कुछ जो चीज़ें होती हैं हम लोग जो आपको अच्छा दिखाने के लिए जजेस से क्वेश्चन पूछवाते हैं, बिकॉज कि उन लोग को वरना पता कैसे चलेगा, है ना। किसी को कोई ऐसा सपने में थोड़ी ना आ रहा कि अभी ये कंटेस्टेंट इसका क्या बैक स्टोरी है तो पूछे, तो वो चीज़ प्ले आउट करना पड़ता है, वो चीज़, ताकि ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचे। बट एवरीथिंग इज़ वेरी रॉ। आपने कभी ऐसा डिसएग्री किया है, मतलब जो ऑन कैमरा दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ भी ऑफ कैमरा? डिसएग्री किया है मतलब एज इन समझाने? एज एन टीवी पे ऐसा कुछ एज एन सीन हो रहा है शो, या फिर कभी डिसएग्री किया है कोई भी चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब जो है वो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शूट हो रहा है, तो व्हाटएवर आई विल से विल बी ट्रूथ। मतलब यू कैन क्रॉस चेक इट। वैसा कुछ ऐसा नहीं, डिसएग्री नहीं किया। डू कंटेस्टेंट्स रियली बिकम फ्रेंड आफ्टर द शो? हाँ बिल्कुल, अभी भी मेरी बातचीत होती है। MC स्क्वायर हो गए, आपके मानुषी हो गए, मानुषी तो रोज़ बात होती है, हम लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं, साथ में खाते पीते हैं, बहुत मज़ा आता है। मतलब दे आर वेरी 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 नाइस पीपल। कुछ कुछ कंटेस्टेंट बहुत सारे बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हैं अभी तक, जिनसे हमारी बहुत अच्छे से बात होती है। ठीक है, दिव्यांश, मनुराज और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं अभी। What surprised you the most when you joined the show as contestant head? तो मैं आपको एक पहले जर्नी अपनी बता देता हूँ। तो आई स्टार्टेड एज अ इंटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हमारा काम क्या था, तो आप ऑडियंस को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से कैसे वर्क करता है। मतलब ये आपको टैलेंट आप चूज बोलते हैं ना, अरे यार ये कंटेस्टेंट सेलेक्ट कैसे हो गया, क्या हो गया, तो उसके पीछे की ये होता है कि टैलेंट टीम एक बैठती है। ठीक है, जो भी कोई भी रियलिटी शो स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले एक टैलेंट टीम बैठती है। तो वो 15-20 जन की जो भी टीम होती है, तो वो दे स्टार्ट सर्चिंग। वो इंस्टा से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंगर हूँ तो मैं कुछ ऐसे सिंगर सुमित आनंद इस तरीके से ऐसे लिखूंगा, तो वो ना इंस्टा देखते हैं, आपके प्रोफाइल्स देखते हैं। तो सभी लोग को एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जितने भी सिंगर्स हैं, डांसर हैं, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड से हैं, प्लीज़ अपना इंस्टा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। उससे क्या होता है, सब टैलेंट टीम आपको सर्च करती है। कुछ हमारे पास लिस्ट होते हैं जो पहले के आए हुए कंटेस्टेंट्स होते हैं, या बहुत सारे मतलब डेटा होता है हम लोग के पास। एक्चुअली लिस्ट एज इन डेटा होता है हम लोग के पास। उस डेटा से भी एक रिलेटेड बहुत फनी एक स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा अभी। तो ऐसा डेटा होता है, तो कुछ उसमें से करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं हम लोग। तो रिसर्च ऐसे ही करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कोई यूट्यूब से, इंस्टा से, इस तरीके से सब लोग कंटेस्टेंट को सर्च करते हैं। तो टैलेंट टीम क्या करती है, इसका ही प्रोसीजर होता है कि टैलेंट टीम सबको लाएगी, उनको फिर कॉल करेगी, उनको अप्रोच करेगी, वो फिर कनेक्ट होंगे उनसे। उसके बाद में तभी फिर उसमें से फिल्टरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने 20-30 हज़ार अगर वीडियोस उनसे मंगवाए हैं, तो उसमें से फ़िल्टर होते हैं, टैलेंट टीम करती है। फिर हमारे जो म्यूज़िक मेंटर होते हैं, जैसे इस बार हमारे बहुत सालों से जो एक लेजेंडरी आनंद सर हैं, आनंद शर्मा सर, तो वो म्यूज़िक मेंटर हैं। तो वो सब देखते हैं, फिर वीडियो फाइनलाइज़ करते हैं, चैनल फाइनलाइज़ करता है। तो ऐसे करके वो शॉर्टलिस्ट करके आते हैं कंटेस्टेंट्स। तो एक एपिसोड शूट करने में प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट लगता है? सो दिस इज़ लिटिल कॉन्फिडेंशियल थिंग विच आई कांट डिस्क्लोज, बट हाँ ये समझ लीजिए अच्छा खासा लाखों में पैसा लगता है। लाखों करोड़ों रुपए एक शो बनाने में जाता है। बहुत सारे लाखों रुपए तो इसी में खर्च होता है कि कंटेस्टेंट्स को रहने, खाने पीने, सब ट्रैवलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक फ़नी इंसिडेंस आपसे शेयर करता हूँ जो मैंने बोला। तो व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप, तभी क्या हुआ, तो एक बार ऐसे मैंने बोला ना डेटा होता है अपने पास, तो बहुत पुराना कोई डेटा था। तो उसमें मेरे को था कि उसमें धर्मेश, बॉस को, सीधा, ये सब ऐसे नाम लिखे हुए थे। तो मैं कॉलिंग कर रहा था उस पर कि आप आओगे क्या, आप आएंगे आप हमारे, मैं IGT से बात कर रहा हूँ, तो आप आएंगे। तो मैंने कॉल किया। फिर नेक्स्ट था सीज़र, तो मैंने सीज़र को कॉल किया। मैं कहा हाय सीज़र, हाउ आर यू? बोले हाँ गुड गुड,
हु इज़ दिस? मैंने कहा दिस इज़ सुमित आना, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो बोले अच्छा सुमित है, आप प्लीज़ से। मैंने कहा आप इसमें आओगे, पार्टिसिपेट करोगे? तो सीजर सेड एज अ व्हाट, एज अ जज? मैंने कहा जज नहीं भाई, कंटेस्टेंट। तो वो बोलते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैंने कहा यार अलग बंदा है, मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने कहा ये क्या है यार ये। तो फिर उसके बाद मैंने नीचे उसके बॉस को लिखे थे, तो मैंने बॉस को कॉल किया। तो मैंने कहा हेलो, फिर मैंने सेम क्या हो, मैं आईजीटी से बात कर रहा हूँ। तो बॉस को बोलते हैं अच्छा सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बोला एज अ जज? मैंने कहा जज नहीं, एज अ कंटेस्टेंट। देन बॉस को सर सेड कि अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे ले लेना, हाँ मुझे टॉप 10 में ले लेना। तो मैंने कहा टॉप 10? मैं क्या, देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ऐसा थोड़ी ना हम ले लेते हैं किसी को भी टॉप 10 में। तो बोले नहीं। फिर तो ना फ़ोन रखते रखते भी उन्होंने यही बोलते रहे कि हाँ यार एक बार देख लेना। तो मैं अपने टैलेंट हेड के पास गया, मैंने कहा यार ये कौन था यार सीजर, ये बॉस को। बोले अरे तूने बॉस को सीजर को कॉल लगा दिया। मैंने कहा कौन? तो बॉस को सीजर गाइस द बिगेस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ बॉलीवुड, मैंने गलती से उनको कॉल कर दिया था। तो फिर मैंने कहा अपने टैलेंट हेड को दिखाया, मैंने कहा यार ये तो देखो ये। बोला अरे तूने सीजर को कॉल कर दिया? अरे फिर बोला, मैंने कहा हाँ सीजर तो नहीं मान रहा, बॉस को मान गए हैं। तो ये सब, हालांकि मैंने बॉस को सर के साथ शो भी किया, डांस इंडिया डांस बैटल ऑफ चैंपियंस, बट मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं उनको ये इंसिडेंट्स बताऊं कि सर बहुत पीटते वरना वो। सो करंटली जैसे आप 2 शोज एक टाइम पे हैंडल कर रहे हो, इंडियन आइडल एंड इंडियाज गॉट टैलेंट। यस अभी मैं 2 शोज कर रहा हूँ। वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है अभी, क्योंकि हम लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड इंडियन आइडल दोनों साथ साथ कर रहे हैं। मैं सेम टीम के साथ कर रहा हूँ। तो मेरे अभी हम लोग की 8 जन की टीम है अभी। तो कुछ लोग को वहाँ अपॉइंट करते हैं, कुछ लोग को यहाँ अपॉइंट करते हैं। अभी रिसेंटली अभी हमने शूट करा, रात में 3 बजे हम लोग का पैकअप हुआ। अभी थिएटर राउंड हमने आइडल का भी शूट किया है। तो बट एक चीज़ बताऊँगा कि टीम ना हमारी इतनी अच्छी है, इतनी पॉजिटिव है, हम लोग बहुत ज़्यादा काम है बट स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं है, मतलब फ्रीमेंटल सच है, मतलब इट्स लाइक माई होम। तो वहाँ पे जो टीम है हमारे, सब म्यूज़िक टीम है, आनंद सर, अनन्या, यशु, माय टीम, ध्वनि एंड ऑल, सिमरन, शिखा, सब इतने अच्छे लोग हैं। बाकी सारी टीम मेरी पूरी बहुत अच्छी है कि मतलब लगता ही नहीं ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं। और स्ट्रेस है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, वर्क ज़्यादा है, मानते हैं बहुत ज़्यादा। 2 शोज़ एक साथ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट हाँ मैनेज हो रहे हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अभी स्मूथली सारा चल रहा है। तो इफ समवन वांट टू बिकम कंटेस्टेंट हेड, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? ओके, तो कंटेस्टेंट हेड का प्रोसेस कुछ नहीं है। आपका जैसे अभी हमारी टीम है वो करते हैं, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने बोला बार बार, पता नहीं मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, क्वेश्चन में पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो मैं टैलेंट से जब मैंने करा, फिर उसके बाद मैं कंटेस्टेंट टीम में गया। मतलब मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कंटेस्टेंट हेड बना। तो हुआ क्या कि मैंने टैलेंट से पहले करा, मैंने सर्च किए, 2-3 साल मैंने वो काम किया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा सा लाइन चेंज करनी है, आई वांट टू बिकम। क्योंकि ऐसा होता था ना कि टैलेंट टीम जो काम करती है ना, फिर जब एपिसोड आने लगते हैं, शूट में आने लगते हैं, उस समय वहाँ तक उनका काम खत्म हो जाता है। बट आई वांट टू डू द होल शो। तो मैंने इसलिए कंटेस्टेंट फील्ड वाली लाइन चुनी। फिर कंटेस्टेंट में मैंने पहले उनको असिस्ट किया, मेरे कंटेस्टेंट हेड हुआ करते थे, ठीक है, उनको मैंने असिस्ट किया। फिर करते करते फोर्थ विद इन, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड अगेन विद इन 4th शो मेरे को कंटेस्टेंट हेड करने का मौका मिल गया। मैंने पूरा शो करा वो। और अभी एक आयरनी है, या मतलब बहुत स्वीट आयरनी है कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रॉम फ्रीमेंटल, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, मैंने फ्रेम्स में काम किया है, मैंने मतलब जी के लिए, स्टार प्लस के लिए, कलर्स के लिए, सारे चैनल्स के लिए काम किया है। बट मैं जहाँ पे इंटर्न था, मैं वहाँ पे आज ऊपर वाले की कृपा से मैं वहाँ पे एक डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिर कंटेस्टेंट हेड 4th शो में ही बन गया था। फिर मैं बाकी सारे शोज़ किए उसके बाद। तो सर एक शो बनने में, मतलब एक शो कैसे बनता है पूरा? एक शो मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कैसा बनता है पूरा? तो देखिए एक शो में होता क्या है, सबसे पहले जो चैनल होता है, ठीक है। सो चैनल जो होता है वो प्रोडक्शन को अपॉइंट करता है, किसी भी प्रोडक्शन को, कि जैसे आपको ये शो बनाना है, एंड दे गिव मनी टू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जो अभी मैं शो कर रहा हूँ ना, आईजीटी एंड आइडल, ये दोनों फ्रीमेंटल के मतलब ब्रांड, मतलब उनका ब्रांड है ये। जैसे आपने देखा होगा अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट, जो भी गॉट टैलेंट होता है वो फ्रीमेंटल का ही ब्रांड है। अधिकतर केस में क्या होता है, चैनल का ही ब्रांड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डांस दीवाने है, डांस दीवाने जो है वो कलर्स का ब्रांड है,
तो ये दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं। या तो चैनल अप्रोच करता है कि भाई हमारे ब्रांड का शो आपको पूरा बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, चैनल जो होता है वो प्रोडक्शन को पैसे देता है कि आप पूरा शो हमें बना के दीजिए। फिर प्रोडक्शन हाउस पूरा उनको शो बनाता है, लाइक उनका सारा टीम्स वगैरह क्या रहेगी, कौन सा, सारी जितनी भी टीम्स होती हैं उसके बारे में हम भी अब आगे बात करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, चैनल ने प्रोडक्शन, अब चैनल कैसे कमाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आता है। तो चैनल कमाता है स्पॉन्सर्स से। तो स्पॉन्सर्स आते हैं, शो अच्छा चलता है, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं, एड्स आते हैं, ठीक है। ये सब इनसे, मैं बहुत ही ना शॉर्ट में और बहुत, ताकि एक आम आदमी आराम से समझ ले वो चीज़ें, वैसे बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से ऐसे कमाता है। अब स्पॉन्सर्स फिर कैसे कमाए, स्पॉन्सर्स लोगों से कमाते हैं, भाई उनका प्रोडक्ट बिकेगा तो लोग कमाएंगे। तो इट्स अ साइकिल, ठीक है। लोगों ने मतलब चैनल ने लोगों स्पॉन्सर से कमाया, स्पॉन्सर्स ने लोगों से कमाया, लोग मीन्स पीपल, और बाकी अपना पूरा प्रोडक्शन हाउस ने अपना उनको शो बना के दे दिया। तो मतलब ये सभी का बेनिफिट सबका वैसा है, वो सीन है। एक शो में कितने मतलब क्रू होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं? सो एक शो में जो है बहुत सारी टीम्स होती हैं। मतलब लोगों को केवल ऐसा दिखता है कि हाँ यार 1 घंटे का शो हो गया, लेकिन उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, इतने ज़्यादा, करीबन हम लोग का 250-300 का क्रू होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी टीम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिएटिव टीम होती है, उसमें रियलिटी टीम होती है। क्रिएटिव टीम का काम होता है पूरा जो भी स्टेज पे कंटेंट होगा, क्या एंकर किस तरीके से कंटेस्टेंट्स का पूरा उनका क्या पोर्ट्रे करना है, किस तरीके से कैसे बुलाना है, क्या उनका क्या मतलब फॉर एग्जांपल किसी का कोई स्टोरी हमें अगर दिखाना है किसी कंटेस्टेंट का, भाई कोई कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, तो वो सब क्रिएटिव टीम सोचती है, लिखती है। उनके साथ राइटर्स होते हैं शो के, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। बाकी होती है एक रियलिटी टीम। रियलिटी टीम का काम होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई कंटेस्टेंट फ्लोर पे आया, ठीक है, स्टेज पे आया, अच्छा आप कहाँ से हैं, मैं हिमाचल से हूँ। अब हिमाचल की पूरी वादियाँ दिखा रहे हैं, वो बैठा हुआ कंटेस्टेंट उसकी मम्मी के गोदी में सर रख के, और वो सब ये सब चीज़ें दिखाते हैं ना, बहुत स्वीट आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल आपको विजुअल्स दिखाते हैं। तो वो सारी टीम ना, वो सारी चीज़ें ना रियलिटी टीम शूट करती है। वो उनके घर जाते हैं, उनको शूट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, शूट करते हैं, फिर वहाँ से आके कभी ट्रैवल करते हुए भी शूट करते हैं। तो वो कैसे, मतलब ऑडिशन के टाइम मतलब पहले हो जाता है कि बाद? वो जब जैसे अब होता क्या, हम लोग काफ़ी बफर रखते हैं ऑडिशन के टाइम में, उसमें काफ़ी बफर रहता है, तो लगभग 1 आध महीने का। तो जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, कंटेस्टेंट जो सेलेक्ट हो जाता है, फिर क्रिएटिव टीम, अगर मान लीजिए मैं क्रिएटिव टीम से हूँ तो मैं देखूंगा अच्छा ये 5 बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो PCI बोलते हैं उसको, PCI लेते हैं, मतलब उनको कॉल करके सारी डिटेल्स लेते हैं कि भाई उनके बचपन से क्या, तो जो भी उनको चीज़ ऐसा अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ अच्छा हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, ये दिखा सकते हैं, लोगों को पता चलेगा तो वो इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, या जैसा भी है। तो वो जो भी मतलब 5 बच्चों में से मान लीजिए 3 हो गए या 2 लोग जिनका अच्छा लगता है, जो लोग सेलेक्टेड है, तो उनको वो लोग चूज़ करते हैं, उनके साथ वो शूट करते हैं सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं होता है कि भाई ये हमारा फेवरेट है या वो है, भाई जिसने जैसा जो बताया, जो उन्होंने वैसा सुना, वैसे उन्होंने उस चीज़ को फ्रेम करा, सो दैट पीपल कैन गेट मोटिवेटेड, है ना, अच्छे से। और उस चीज़ को, क्योंकि रियलिटी शो में जब ऐसे लोग स्टोरीज देखते हैं ना, तो वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि यार ऐसा है, ये इधर का छोटे गाँव की एक लड़की या छोटे गाँव का एक लड़का इधर से निकल के यहाँ तक आ सकता है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो फिर एक PCR होता है, PCR रूम, तो वो कैसे वर्क करता है? अच्छा, तो अभी मैं टीम्स के बारे में सारा बता रहा था, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो जैसे टीम्स होती है ना, मैंने अभी आपको रियलिटी टीम बताया, ठीक है, क्रिएटिव टीम बताया, ऐसी मेरी कंटेस्टेंट टीम होती है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ अभी। तो कंटेस्टेंट टीम सारे कंटेस्टेंट को मैनेज करती है, लाइक उनका शूट करवाना, उनको टाइम से लाना, टाइम से जाना, रिहर्सल करवाना, ये सब हम लोग करते हैं। और बाकी हमारे लाइट डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे स्पॉट दादाज होते हैं जो हमें बहुत ध्यान रखते हैं, और भी बहुत सारी टीम्स होती हैं जो बैक एंड बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो जो हमारी डायरेक्शन टीम होती है ना, बेसिकली उनके लिए होता है PCR की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्टर हमारे जो है वो रहते हैं, डायरेक्टर DOP। तो वो जो भी उस रूम में ऐसा बहुत सारे मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, ये सभी में होता है, मतलब क्रिकेट आप ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो, उसमें PCR एक होता है। तो PCR में सारे डायरेक्शन वहीं से ही होता है, वहीं से कंट्रोल होता है। ओके जी।
So, जो आपका फ्रेंड सर्कल है तो वो मतलब ये सेम फील्ड में आपके कि मीन्स अलग हाँ, अलग तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत, मैं तो एक मेरी फैमिली, मैं बरेली से हूँ, तो जो एक और भगवान की कृपा से एक जो फैमिली मेरी यहाँ भी बन गई है, ठीक है, एक पूरा हम लोग फैमिली जैसा ही रहते हैं। तो फ्रेंड सर्कल में मेरे बहुत ऑलमोस्ट सेम फील्ड से ही लोग हैं। ओके लाइक मेरी बहुत अच्छी जो दोस्त हैं तुलिका, तो शी, अभी आपने सैयारा अगर देखी होगी, सैयारा, तो वो सैयारा में ही प्रोडक्शन में उन्होंने काम किया है। ओके जो तुलिका की ही सिस्टर हैं, जो मेरी भी दीदी हैं, तो प्रियंका दी और प्रिंसी एंड प्रियंका, तो वो मूवीज़ में, ये सब लोग मूवीज़ में काम कर रहे हैं अभी। ओके अभी तुलिका कंटिन्यू, अभी करंटली शी इज़ वर्किंग फॉर सम, आई कांट डिस्क्लोज मच, बट हाँ अभी वो एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। ओके एंड मेरे जो प्रियंका दीदी, अभी आपने लाइफ इन द मेट्रो देखी होगी, तो वो हाँ। उन्होंने की है। अभी एक और अभी धड़क करके मूवी आई, वो प्रिंसी ने की है इन प्रोडक्शन। तो धर्मा में और बहुत सारे, मतलब अपने सब अपने ही लोग हैं। मतलब ऐसा अच्छा लगता है कि यार अरे मूवी देखने जा रहे हैं, हमारी किसी ने बनाई है और इसमें काम किया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे दोस्त हैं एड्रिन है, तो ही इज़ वर्किंग इन, अभी कपिल शर्मा में काम कर रहे हैं, राइज एंड फॉल अभी एक चल रहा है, उसमें वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हीना, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सारी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, धनश्री हो गए, बॉस्को हो गए, बहुत सारे जितने भी नोहे कक्कड़ है वो उनको देखते हैं। एंजल, जो एड्रिन की सिस्टर है, मतलब हम लोग ये सब ना एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग, और कुछ एक दूसरे का सपोर्ट में हमेशा है। मतलब हम लोग घर से सब लोग हम लोग बाहर हैं, बट यहाँ पे हम एज अ फैमिली रहते हैं। सो आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? रैपिड फायर के लिए एक बार मैं पानी और पी लेता हूँ। जी। पहला, योर फेवरेट कंटेस्टेंट टिल नाउ? माय फेवरेट यार ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हाँ बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कंटेस्टेंट नहीं, नाउ दे आर वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट, लाइक मानुषी हैं, MC स्क्वायर हैं, पैराडॉक्स हैं, सृष्टि हैं, और भी बहुत सारे हैं। अभी दिव्यांश हैं, ही इज़ अ ग्रेट बीट बॉक्सर। इशिता विश्वकर्मा हैं, ठीक है। और हमारे लास्ट सीज़न वाले जो हमें शुभजीत हैं, प्रियांशु हैं, और मैं जल्दबाजी में इतना नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दिल के करीब हैं मेरे। और हाँ, तो ये सारे ही फेवरेट हैं। वन क्वालिटी यू एडमायर इन अ कंटेस्टेंट? सी, सबसे कंटेस्टेंट हो या कोई भी हो, एक मैं जब ये लोग सब आते हैं, एक हम लोग सबको एक ब्रीफ देते हैं, तो मैं जब सबसे बात करता हूँ तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ना अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखना चाहिए। सब पूरे इंडस्ट्री जो है ना कनेक्शन से चल रही है, तो अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपके में टैलेंट भरपूर है, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो अपना सबसे मेन क्वालिटी यही होना चाहिए कि आपका व्यवहार सबसे बहुत, यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी ग्राउंडेड। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, एक पेड़ जो ग्राउंडेड होता है ना, उतना अच्छे से, उतना फलदार भी होता है, उतना उसमें फल आते हैं। तो आप ग्राउंडेड रहिए, आप हमेशा ग्रो करेंगे। जहाँ भी आ गया ना एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड आ गया, तो वहीं से ही फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रिक्ट हेड और फ्रेंडली हेड? सी, आई एम वेरी, आई विल नॉट से कि फ्रेंडली तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। मतलब आई ट्रीट देम एज लाइक माई यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर। तो आई ट्रीट देम सो वेल, या मैं उनसे इतने अच्छे से बात, क्योंकि ना हर इंसान एक बातचीत का ही भूखा, और कुछ नहीं यार, सब खा पी रहे हैं, सब रह वह रहे हैं, वो सब अलग चीज़ है। बट अगर मैं उनसे प्यार से बात करता हूँ ना, तो वो लोग भी बहुत प्यार से, उनके लिए ना वो रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट है उनके लिए। मैं रैपिड फायर इतना, सॉरी आपका बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ रैपिड फायर में, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो आई डोंट नो मेरे को यहाँ डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन सृष्टि है ना जो अभी हसल में आई थी, अभी शायद वो अगर ये बाई चांस अगर ये वीडियो देखेगी तो वो बोलेगी, तो मतलब वो उनमें इतना रिस्पेक्ट है कि अभी शो होने के बाद लगभग 2-3 साल बाद मैं एक मूवी देखने गया अकेले, तो देखा बगल में सृष्टि बैठी थी, एंड मे बी उनके कोई फ्रेंड बैठे थे साथ में, एंड शी गॉट सो ऐसा कि अरे सुमित भैया देख ना ले ऐसा, तो और वो ना बदले से छुप के बैठ गई। मतलब आप समझ रहे हो क्या वो रिस्पेक्ट है, वो अभी भी कितना वो इतना फेमस, मतलब शी डोंट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो केयर ही ना करें इन सब चीज़ों का, बट इतना एक अभी तक वो रिस्पेक्ट है। वो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है, पोलाइट है, हम्बल है, बहुत अच्छी लड़की है। तो इतने में क्या हो, मैं पहचान गया, मैं वहाँ से मूवी से उठ के चला गया कि वो इतना अनकम्फर्टेबल ना। तो ये है, मतलब इस तरीके से ऐसे लोग होते हैं। मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट इन द शो? मोस्ट चैलेंजिंग,
तो सारे मोमेंट बहुत चैलेंजिंग ही होते हैं, शो टाइम पे ख़त्म करना और शूट पूरा सब चैलेंजिंग ही होता है, बट वी एंजॉयड इट, वी ऑलवेज एंजॉय। If you were a contestant, what would be your strength? अगर मैं कंटेस्टेंट होता, स्ट्रेंथ ये होती कि मतलब मैं थोड़ा हम्बल हूँ ऐसा है, लेकिन यार कंटेस्टेंट होना बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है यार। हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेस्टेंट, ऑल द आर्टिस्ट। One thing you love about Idol? वन थिंग आई लव अबाउट ओनली आइडल, Yeah. आइडल में ना इतना अच्छा माहौल है। आई लव द वाइब ऑफ आइडल। मैं भी मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड, मेरे जो चाचा जी हैं श्री वेद प्रकाश जी, तो मेरे चाचा जी भी म्यूजिशियन हैं, ठीक है, Okay. बहुत पुराने बरेली के प्रख्यात। मेरे पापा गाना गाते हैं, मेरे भैया हैं रोहित आनंद, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मतलब रोहित आनंद, ऋषि आनंद मेरे भैया हैं, बहुत अच्छा, मतलब वो म्यूज़िक में सबको इंटरेस्ट है मेरी फैमिली में सबको। मेरी बहन सिस्टर है अंजलि, निमो, सब लोग गाना गाते हैं। और तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइब उसका, या म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी चीज़। और बाकी आइडल में इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे साथ आनंद सर हैं, मतलब आनंद सर जो है ना, मैं वो बता रहा हूँ कि वो जैसे है ना कपूर खानदान है ना, वैसे ही म्यूज़िक फील्ड में उनका है। सो Okay. उनके जो हाँ. पंडित जसराज जी हैं वो उनके नाना हैं, ठीक है। और उनके जो पिताजी हैं श्री पंडित अस्करन जी, उनके उनके मतलब मार गए, मतलब कई उनके फैमिली वालों के नाम पे रोड है यहाँ मुंबई में। एंड ही इज सच अ हम्बल, सच अ पोलाइट पर्सन। मैंने एक बर्थडे वाली, मेरे बर्थडे इतने अच्छे से अभी मेरा 19 सितंबर को बर्थडे गया है। ये सच्चा, मतलब इतने ऊंचे होने के बावजूद भी, इतना ऊंचे ओहदे के होने के बावजूद भी, मतलब उनका नाम लेते मैं थोड़ा फफला भी रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ। तो वो इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हैं कि वो ऐसा मेरे हारमोनियम बजा बजा के सारे लोग मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकदम सडनली मैं बैंड रिहर्सल रूम में गया तो सर ने एकदम से हैप्पी बर्थडे बजाना स्टार्ट कर दिया। मतलब दीज आर द मोमेंट यार, जो लोग मतलब इसी के लिए मैं जी रहा हूँ यार, और ये सब हो रहा है इसीलिए मैं इतने अच्छे से खुश रह पा रहा हूँ। ऐसे लोग हैं क्योंकि इसलिए मतलब आइडल बहुत फेवरेट है मेरा। अनन्या है उसमें, यशु है उसमें, इतना अच्छा लगता है इन सबके साथ काम करना। पूरी टीम है हमारी, ठीक है, शिखा, ध्वनि, सिमरन और सुमित, विशाल, सब लोग। किसी का नाम अगर रह गया होगा तो वो लोग मेरे को पूछेंगे हमारा नाम क्यों नहीं लिया सर। तो वो सभी इतने अच्छे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना आइडल। आइडल मतलब मेरे भी मतलब इतना क्लोज है क्योंकि मैं भी एक पहले म्यूजिक बैकग्राउंड से। आई नो आपकी श्रेया मैम बहुत हाँ फेवरेट है। नहीं, मैं मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हो, Wow. सिंग भी करते हो, तो मतलब इसलिए मैं ज़्यादा आइडल से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो कुछ भी Wow. ज़्यादा आइडल, अरे अरे यार। पूरी स्टोरी सुननी है। चलो एक पॉडकास्ट में एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप आइडल के शूट पे आपको मैं बुलाऊंगा, ठीक है। आपको श्रेया मैम से मिलवाएंगे, हाँ. बात करवाएंगे उनके। सो आई विल कॉल यू ऑन शूट। आइडल का जब भी हमारा गाला शूट होगा, आई विल कॉल यू, आई विल इनवाइट यू फॉर इट। फेवरेट जज फ्रॉम आइडल? विशाल सर, श्रेया मैम और बादशाह सर। तीनों ही बहुत अच्छे हैं यार, मतलब वो है नहीं, श्रेया मैम सब अपनी अपनी जगह इतने अच्छे। श्रेया मैम इतनी स्वीट हैं, इतनी अच्छे हैं, और वो जब मतलब उन जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता है, वो हाँ, अलग वो तो है, है। मतलब वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। उनके जैसे अभी 3-4 जन्म देने पड़ेंगे तब भी जाके शायद नहीं कर पाएगा कोई। और वो पता है, मैं एक और चीज़ आप ऑडियंस को बताऊं कि कुछ भी वो जब भी गाती है ना, वो रेंडमली ऐसे चालू हो जाती है, कुछ भी गाती है, और वो इतना सूदिंग वॉइस, मतलब ऐसा लगता है कि कोई होता है ना कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ऐसा गाया गया हो पूरा, इसका पिच विच करेक्ट करके। हाँ. वो उनका ओरिजिनली भगवान ने ही पिच करेक्ट करके भेजा है, मतलब वो शी इज़ सो गुड। और बादशाह भाई की बात करूँ, बादशाह भाई इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा हम्बल हैं। मतलब मेरी एक बार फैमिली आई थी, तो उसमें आइडल के शूट पे पिछले साल, तो वो आए, वो उनके साथ नीचे बैठ के ऐसे पिक्चर क्लिक करवाया उन्होंने। इज़ सो हम्बल। विशाल सर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, बहुत मतलब वो वैसे हैं जैसे दिल में है, मतलब दिल के बहुत साफ इंसान है वो। तो जो जैसा है वो वैसे बाहर है, सभी वैसे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत अच्छे हैं सारे लोग। मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। सर किसी ऐसे बड़े रियलिटी शो में किसी को ऐसे ज्वाइन करना है एज ए क्रू या फिर किसी डिपार्टमेंट में, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, किसी को ज्वाइन करना हो क्रू में तो उसके लिए ना एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है जो सब लोग करते हैं। हालांकि मैं डायरेक्टली आई वाज फॉर्चुनेट कि डायरेक्टली मैं बीटेक करके यहाँ पे आ गया, तो उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, आप पहले वो कीजिए। या
आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट रहिए, तो मेरे को एक बार डीएम वगैरह कर दीजिए अगर कुछ भी शो रहता है जिसमें अगर कोई वैकेंसी रहती है। तो आपको ना स्टार्टिंग से आपको इंटर्नशिप से स्टार्ट करना पड़ता है उसमें। तो आप पहले इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद फिर आपका काम अच्छा लगेगा तो आप धीरे धीरे पढ़ते हो। लेकिन आप पहले डिपार्टमेंट चूज़ कीजिए। आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आपको रियलिटी फील्ड में जाना है, रियलिटी एज एन आपको आगे डायरेक्शन में करना है तो आप रियलिटी टीम में करिए। आपको क्रिएटिवली कुछ करना है, आपको आगे जाके क्रिएटिव हेड बनना है तो आप क्रिएटिव में करिए। अगर आप मेरी फील्ड में आना चाहते हैं कंटेस्टेंट में, कंटेस्टेंट मैनेजर, तो आप फिर कंटेस्टेंट टीम में इंटर्न करिए। तो जो भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहो उसमें आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है पहले। या फिर कोई आर्टिस्ट है उनको मुझे मीन्स ऑडिशंस देना है तो उसका मीन्स कैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है कहाँ से ऑडिशन देना है, तो correct, उसका correct. थोड़ा बता सकते हो? तो वही है कि अगर किसी भी कंटेस्टेंट को कोई भी रियलिटी शो में आना है, किसी को भी पार्टिसिपेट करना है, किसी डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी जो भी XYZ कोई भी रियलिटी शो होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मुझे भी आप कनेक्ट करिए इंस्टा पे, मैं लिंक अपना इसमें डाल दीजिएगा आप। तो उससे क्या होगा, तो जो भी ऑडिशंस होते रहते हैं मैं अपनी स्टोरीज पे कभी कभी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप अपना इंस्टा स्ट्रॉन्ग, अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग कीजिए। लाइक अपना यूट्यूब पे आप अपना जो भी करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अपने वीडियोस बनाइए। आप जितना आपका इंस्टा स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लस आप जब भी कभी कोई भी अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करें ना, तो अगर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, तो ना थोड़ा वो यूज़र नेम में थोड़ा क्रिएटिवली सोच के कुछ ऐसा डालना, फॉर एग्जांपल मेलोडी भूमिका या इस तरीके से ऐसा कुछ, ताकि पता चले कि भाई अच्छा ये सिंगर है। तो क्या होता है, हमारी जो टैलेंट टीम होती है ना, उनको आसानी पड़ती है ढूंढने में आपको। तो वो आपका यूज़र नेम इस तरीके से कुछ करिए, बाकी आप वीडियोज़ अपने रेगुलरली डालते रहिए। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आपके जो भी इंस्टाग्राम वीडियोज़ होते हैं ना, तो उसमें ना बहुत सारे रॉ वीडियोज़ भी डालिए। विदाउट, मतलब आप तानपुरा यूज़ कर सकते हो सुर के लिए, बाकी रॉ वीडियोज़ डालिए। बहुत ज़्यादा ना उसमें आप उसमें वॉइस टोन करके डालेंगे ना, तो वो नहीं चल पाते हैं, ठीक है। आपको वॉइस टोन नहीं, आपको जितने रॉ वीडियोज़ आप डालेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ लीजिए, रॉ वीडियोज़ डालिए, विदाउट एनी म्यूज़िक, विदाउट एनी वॉइस फिल्टरेशन। और ऐसा गाना, मतलब कोई ऐसा खाली रूम में भी मत गाइए कि आपकी आवाज़ एको करे, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए, आप डांसर हैं तो आप डांसिंग के वीडियोस कंटिन्यूसली डालते रहिए। तो बस मेन है कि आप सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव रहेंगे, आप उतनी जल्दी रीच आउट हमारी टीम आपको कर पाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीरियसली माय प्लेजर, थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक यू सो मच टीम TBS मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा ही नहीं हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लगा बस जैसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, आई एन्जॉयड अ लॉट। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी इसके थ्रू, जिसके थ्रू वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या उनको किस तरीके से कैसे आ सकते हैं शो में, वो चीज़ पता चली। हाँ, आई होप सब लोग कनेक्ट कर पाए जी। एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।